तो एक मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर बनाते समय दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। क्या होता है बच्चों? एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, यस सर। तो फ्रंट एंड में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है जो आप पढ़ रहे हैं, बता सकता है कोई? पाइथन। और बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। बैक एंड पाइथन है, फ्रंट एंड में, अब बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज है? बैक एंड में आपके पास माई एसक्यूएल है। ठीक है, समझ में आ गया? बैक एंड में कौन सी है? बोलते रहो एक लोग भाई। माइस्क्वेल। हाँ, वॉइस थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। अच्छा अभी सही है? ये सर अभी सही है सर, एक बार और बोल दीजिए ना। हाँ, फ्रंट एंड में हमारे पास बच्चों कौन सी लैंग्वेज है मैं आपको बता रहा था, पाइथन है। और बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज है? माई एसक्यूएल। एसक्यूएल। माइस्क्वेल। वेरी गुड। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट लेंगे आपका, कि फ्रंट एंड का मतलब होता है जो सामने दिखता है। जैसे कि अभी आप जूम देख रहे हैं तो जूम में ये सब जो बटन आप देखते हैं, सिक्योरिटी बटन, ये सब क्या है? ये सब प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया है। ये फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट की डिजाइनिंग। और बैकएंड में क्या होता है बच्चों? बैकएंड में जो होता है उसमें जो पीछे से डेटा आता है वो सारा कुछ बैकएंड में। तो बैकएंड हमारी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटा से कम्युनिकेट करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है? डेटा से कम्युनिकेशन। तो डेटा से जो कम्युनिकेट करते हैं वो अगर आपको आ गया तो क्या होगा कि आपको जो फ्रंट एंड पे जो डिजाइनिंग है वो पाइथन से करेंगे, और जो बैकएंड की जो पीछे से डेटा आ रहा है वो आप किससे करेंगे? माई एसक्यूएल से करेंगे। इतना जी समझ में आया कि नहीं, बताइए? यस सर। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, यस सर। अब देखिए एक चीज बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं सारे बच्चों का डेटा रखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए अपने कंप्यूटर साइंस में 75 स्टूडेंट्स हैं। अब 75 स्टूडेंट्स का मैं कहूँ कि बच्चों ठीक है, चलो भाई सौरभ, तुम 75 स्टूडेंट्स का डेटा जो है अपने पास रखो, मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन बोलूंगा तुम्हें उसका आंसर देना होगा। तो सौरभ क्या करेगा? वो सारे 75 स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ लिखेगा बच्चों, बताइए? कहाँ लिखेगा? कॉपी में, कॉपी में लिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। यस सर। बोलते रहिए भाई। हाँ, तो कॉपी में अगर लिख दिया मान लीजिए सौरभ ने, तो मैं सौरभ से पूछूंगा, सौरभ बेटा बताइए आयुष जायसवाल का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? तो वो क्या करेगा? वो आयुष जायसवाल, अगर वो कॉलम्स में लिखा है, मतलब रो एंड कॉलम, पैराग्राफ में तो लिखेगा नहीं, रो और कॉलम में लिखा है, तो आयुष जायसवाल के नाम पर जाएगा खोज के, और आयुष जायसवाल का डेटा देखेगा कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और वो हमको बता देगा। ऐसा ही है ना? बताइए। यस सर। लेकिन अगर बच्चों ये ध्यान दीजिए कि अगर मैं पूरे 12th के बच्चों का बोलता हूँ कि चलो ये पूरे 12th के बच्चों का रिकॉर्ड लिख लो, अब मैं बोलता हूँ कि बच्चों ये बेटा बताइए आप हमको कि 12th M4 में आईपी के स्टूडेंट कितने हैं, तो अब क्या करेगा? वो गिनेगा M4 के जाके गिनेगा ना, कि पहले बताएगा, देखेगा M4 किसका किसका और फिर सबका गिनेगा। तो इसमें उसको कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से मैं अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते जाऊंगा। जैसे मैं बोलूंगा बच्चों ये बताइए कि इस स्कूल में कितने हॉस्टलर हैं जिन्होंने आईपी लिया हुआ है और जो कि सेक्शन M3 या M4 से बिलोंग करते हैं। अब मैंने कंडीशन बढ़ा दी, तो सौरभ को और ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? हाँ सर। लगेगा। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएं, क्या करते बच्चों? क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ाते जाएं तो हमारे द्वारा अगर मैनुअली कैलकुलेट कुछ चीज हुआ तो उसमें समय लगेगा ज्यादा। ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो इस चीज में हमें क्या करते हैं? कंप्यूटर की हेल्प लेनी। कंप्यूटर की हेल्प लेनी मतलब कि हमें कंप्यूटर से ऐसा कम्युनिकेट करना कि भाई हमको आंसर जल्दी से चाहिए, और इसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या नाम है इसका? SQL। क्या नाम है इसका? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए? यस सर।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसक्यूएल, और ये पूरे वर्ड में एक ही फॉर्मेट में यूज होती है। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज समझिए, ये एज मच एज लेस टाइम, मतलब 0.03 सेकंड में ये रिजल्ट देता है, समझ में आया। और दूसरी बात समझिए कि जो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग होती है, तो चूंकि अगर लैंग्वेज सीख गए तो हम डायरेक्ट माई एसक्यूएल पे वर्क करके डेटा निकाल लेंगे, लेकिन जिसको एसक्यूएल नहीं आती वो कैसे निकालेगा, वो तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, वो तो डायरेक्ट डेटा नहीं निकाल पाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ्रंट एंड डिजाइन करके उसको देना पड़ेगा। जैसे कि आप एटीएम मशीन में देखते हैं, जिसमें कि आप एटीएम लगाते हैं, कार्ड आते हैं तो उसमें पिन मांगता है, पिन डालते हैं तो उधर विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, इस तरीके की चीजें आ जाती है कि नहीं आ जाती है, बताइए, बोलिए। हाँ सर। तो वो चीज आप एक यूजर को दे देंगे, तो आप उसको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो अपना फ्रंट एंड पे ऐसे टिक करेगा और जो भी उससे मांग रहे हैं वो उसमें एंट्री करेगा और उसको डेटा मिल जाएगा। लेकिन आप एज ए प्रोग्रामर, आपको वो अगर लैंग्वेज आ रही है तो आपको उस फ्रंट एंड की जरूरत नहीं, आप MySQL पे डायरेक्ट काम करके उस डेटा को निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात मेरी, जो कही हुई जो बातें तो कह रहा हूँ, समझ में आ रही है कि नहीं सही सभी बच्चे? जी सर। तो हम लोग एज ए Yes, प्रोग्रामर, हमारे में कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम एसक्यूएल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करके, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में, जैसे मैं कहता हूँ आदित्य जो है, आप जो है ये हमको बताइए M4 में कितने आईपी बच्चे हैं, या मैं अलका से कह दूं कि अलका आप बताइए कि आपकी क्लास में CS और IP के टोटल बच्चे कितने हैं, या फिर मैं एक लोग से कह दूं, मान लीजिए अनुष्का से कह दूं कि भाई तुम अगर किसी बस से जा रही हो, मान लो बस नंबर 12 है, तो उसमें IP के कितने बच्चे आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग अलग होती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। तो ये सारे जो मैं ऐसे पूछ रहा हूं एक बार में, तो अगर किसी बच्चे से मैं पूछता हूं तो वो टाइम लेगा, उसके बाद डेटा होना चाहिए और टाइम लेना चाहिए, और उसको पूरी तरह से फिल्टर करके सही डेटा देना हो। ये काम कंप्यूटर हमारा बहुत जल्दी से एकदम एक्यूरेटली परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। Yes, sir. अब देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं एसक्यूएल की एक इंट्रो में आपको दे रहा हूं, और ध्यान से समझिएगा। एसक्यूएल जो है, ये एसक्यूएल का, ये ध्यान दीजिएगा, एसक्यूएल जो है ये एक लैंग्वेज है, और ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल आ रहा है, और ये जो माई एसक्यूएल है, ये अलग अलग आपका क्या होता है बच्चों, मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस दो और होते हैं, एक है ओरेकल और एक है एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ओरेकल होता है, ठीक है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज में लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ब्लैक स्क्रीन एक मिनट बच्चों, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। शेयर कर दीजिए। हाँ शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ। देखिए, दिखा आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? जी सर। आप देखिए ब्लैक स्क्रीन दिख रही है बच्चों, यहाँ पे ये एसक्यूएल की स्क्रीन है। अब मैं आपको ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि कैसे शुरू होता है। बहुत अच्छी चीज है बच्चों, और इसका अच्छा नंबर आपके एग्जाम में आएगा। इसमें आईपी के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा नंबर इसमें आता है, और सीएस के भी, दोनों। ये देखिए मैंने स्टार्ट किया, ऑल प्रोग्राम में गया और माई एसक्यूएल गया, और यहाँ देखिए माई एसक्यूएल कमांड लाइन। अब ये देखिए आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, इंटर पासवर्ड। ये एसक्यूएल का पासवर्ड है। जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं एसक्यूएल तो ये बनाना पड़ता है। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बंद हो गया, क्योंकि इसका पासवर्ड सही नहीं था। ठीक है, अब मैं एसक्यूएल खोलता हूँ यहाँ पे, और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, तभी ओपन होगा। देखिए पासवर्ड आ गया, आप देख सकते हैं इसको, बोलिए सब लोग देख रहे हैं? अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिए कि ये इसमें हमको अब जो चीज क्रिएट करनी पड़ती है, जिसकी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी किसकी बात मैं कर रहा हूँ, डेटाबेस को होल्ड करने की। जैसे इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ डेटाबेसेस है इसमें, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, सो डेटाबेसेस। देखिए इतने सारे डेटाबेसेस में अवेलेबल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आदर्श नाम का डेटाबेस, तो मुझे अगर आदर्श में देखना है कि आदर्श में अंदर जाना है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा। यूज आदर्श ये कमांड होता है। अगर मैं यूज आदर्श करूंगा तो मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा है डेटाबेस चेंज, मैं मतलब आदर्श के अंदर, मतलब आदर्श डेटाबेस के अंदर में चला गया। इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर कितने टेबल बने हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, सो टेबल्स। सेमीकोलन देना जरूरी है इसमें बच्चों, सभी लाइन। तो आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है टेबल इन आदर्श, कितना दिखा रहा है, क्या नाम दिखा रहा है बच्चों, बताइए? स्टूडेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट, देखिए ये प्रॉम्प्ट हमको बार बार मिल जा रहा है, आप देख रहे हैं, एक लाइन एग्जीक्यूट करने पे इसका प्रॉम्प्ट बार बार मिल जाता है।
ये प्रॉम्प्ट हमको मिल गया। अब ये प्रॉम्प्ट जब मिल गया तो क्या हो सकता है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों बताइए। इसके अंदर टेबल के अंदर का डेटा देखना है, तो हम इसके अंदर डेटा देखेंगे तो इसके लिए एक सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। इसको अगर आप लोग नोट कर सकें तो करिए, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल स्टेटमेंट है, यही इससे आपको समझ में आना शुरू होगा कि एसक्यूएल होता क्या है। ये एसक्यूएल लैंग्वेज में मैं इससे पूछ रहा हूं कि स्टूडेंट टेबल में कितना डेटा है। देखिए अभी मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करो, एस्ट्रिक मतलब पूरा डेटा, फ्रॉम मतलब कहां से, टेबल स्टूडेंट से। क्लियर हुआ? बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? सेलेक्ट मतलब Yes, जी sir. सर। शो करो, सेलेक्ट मतलब शो करो, एक तरह समझने के लिए बता रहा हूं। एस्ट्रिक मतलब ऑल डेटा, एस्ट्रिक इज वाइल्ड वाइल्ड कार्ड, समझ रहे ना? ये क्या होता है, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। एस्ट्रिक मतलब पूरा डेटा, सेलेक्ट मतलब शो करो, एस्ट्रिक मतलब पूरा डेटा, फ्रॉम मतलब कहां से, और टेबल का नाम। ये देखिए क्या दिखा दिया, रोल नंबर 1 वैभव, रोल नंबर 2 आशुतोष। दिख रहा है कि नहीं बताइए? जी सर। तो ये आपका बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन है, ये समझिए इसमें कि ये जो कॉलम बना रहे हैं ये बनाना भी मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर एंट्री करना भी सब मैं आपको बताऊंगा, पूरा चीज में आपको बताया जाएगा। इसमें ये देखना कि ये जो 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कॉलम बना सकते हैं। इसके अंदर जो ये 2 डेटा दिख रहे हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे रेलवेज है, जो आधार कार्ड है, आप समझिए इसी तरह के डेटाबेस पे वर्क कर रहा है कि नो लिमिट इसका कॉलम का बढ़ाने का, इसमें अंदर डेटा रखने का कोई लिमिट नहीं है, और इससे क्वेश्चन पूछने का भी कोई लिमिट नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए सबको ये बात, एक जनरल फंडामेंटल बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। Yes, sir. ठीक है, सब लोग बोलिए भाई। देखिए 2 लोग तो बोल रहे हैं, और लोग यस सर। आ रही है समझ बात? अब देखिए, हाँ। अब आप पूछेंगे Yes, कि sir. आपके दिमाग में आएगा कि सर हम एसक्यूएल पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको इतना कमांड कर लेना है, ध्यान दीजिए, इतना कमांड कर लेना है कि आप इस डेटाबेस से, जो मैंने यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकें। यही आपको कमांड करना, दैट इज द एसक्यूएल। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। जी सर। ठीक है, तो यही मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एसक्यूएल में हम कैसे इसका कमांड करेंगे कि हम हर चीज को उससे पूछ सके। तो जैसे आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सीखे हैं तो आप इसमें सीखे हैं ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, सीखे है ना? आपको ग्रामर सिखाया गया है, बोलिए, लिखना आपको सिखाया गया है। Yes, sir. वही चीज आपको इसमें सीखनी है कि आप कैसे करेंगे, और ये बहुत ही इजी है। आप इसको अगर इतना प्रैक्टिस कर लिए कि इसमें कोई भी चीज आप इससे क्वेश्चन पूछ सके और ये जवाब दे सका, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.3 सेकंड 0.6 सेकंड देख रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही ये टाइम लेगा, और चाहे जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये आपको आंसर देगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। यस सर। सबको Yes, समझ? sir. यस सर। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने एक फंडामेंटल एसक्यूएल का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देता रहूंगा और इसे आप करते रहिएगा। अब हम लोग पाइथन के रिवीजन पे आ जाते हैं, तो मैं इसको ये मैं आपको बंद कर रहा हूं और मैं आपको पाइथन वाला रिवीजन खोल रहा हूं, ठीक है? देखिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ में भी आता रहे और हम लोग चलते भी रहें। एक मिनट बच्चों, इसमें आपका अब इसमें चैप्टर 1 में कल जैसे हम लोग की डिस्कशन हुई थी कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें जो है इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट या इस तरीके की चीजें हैं जो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो हम लोग रिवीजन यहाँ से करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये टोकन्स है, तो ये मेरे हिसाब से तो टोकन सबको पता ही होगा। तो टोकन्स में क्या होता है, टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो इसको कोई और डिस्क्राइब कर सकता है कि टोकन क्या होता है बच्चों? बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज यूज करें, ध्यान दीजिए, कोई भी छोटे से छोटी चीज, चाहे वो यहाँ पे ये डॉट लगा हो, ठीक है ना, सबको समझ में आ रही है बच्चों बात? चाहे ये डॉट लगा हो, चाहे ये ब्रैकेट लगा हो, चाहे ये रेंज लिखा हो, चाहे ये इन लिखा हो, A1 लिखा हो, फॉर लिखा हो, इफ लिखा हो, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं सब टोकन है। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए? यस सर। Yes, sir. अरे तो इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हो वो टोकन होती है।
अब उन टोकन्स को 5 मेन पोर्शंस में बांटा गया है। कौन कौन से पोर्शंस हैं वो? पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है लिटरल, चौथा है ऑपरेटर और पांचवा है पंक्चुएटर। इतना क्लियर सबको? एकदम बेसिक नॉलेज क्लियर? Yes, sir. ठीक ना? Yes, sir. हाँ, अब इससे बातचीत करते रहिए बच्चों। देखिए कीवर्ड का मतलब क्या? कीवर्ड का मतलब दैट आर द स्पेशल वर्ड्स। कीवर्ड का मतलब क्या? दैट आर द स्पेशल वर्ड्स विच यूज्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। मतलब जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको बना के दी गई है उसमें वो वर्ड्स फिक्स हैं, उनका मीनिंग उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड मतलब कोडेड है, तो आप उस नाम को कहीं यूज नहीं कर सकते। यानी कि उसकी नेमिंग आप उस तरह के नाम को यूज नहीं करेंगे, वो पहले से पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से फिक्स है। हर लैंग्वेज का कीवर्ड हो सकता अलग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना सी समझ बताइए, बोलिए। यस सर। तो कीवर्ड मतलब दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक, अब दूसरा बच्चों है आइडेंटिफायर। इसका कौन बता सकता है? अब तो आप लोग 12th में है, सबको पता है आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है भाई? Variable. Variable is the example of identifier. Variable is the example of identifier. Like here I am taking a variable a1, here I am taking the variable a. Getting or not? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? Yes. तो वेरिएबल जैसे हम लोग बोलते हैं, वेरिएबल किस लिए होता है भाई? किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है कि नहीं, बताइए। तो तो वो हम लोग वेरिएबल जो रखते हैं वो क्या होता है? एक नेमिंग होती है। ध्यान दीजिए, अगर मैंने वेरिएबल रख लिया a इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि a नाम का एक लोकेशन है जिसका कि कुछ एड्रेस होगा, ऑब्वियस बात है कि उसका कुछ एड्रेस होगा, और पाइथन में 2 कहीं पे स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, और उसका कोई एड्रेस होगा, जैसे 1002 हो गया, और ये वेरिएबल यानी कि इस 2 का एड्रेस होल्ड करेगा इन पाइथन। जैसा मैं बता रहा हूँ, अदर लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये पाइथन का है। तो इसमें क्या करता है, ये चूंकि पाइथन रेफरेंस होल्ड करता है, इसलिए 1002 आपका कहां पे आ जाएगा? ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, अब देखिए, अब आगे बात हम लोग करते हैं। वेरिएबल मतलब ये जो नेमिंग है, ये हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, यही मतलब। अब ये वेरिएबल नेमिंग बच्चों कई होती है, जैसे एक क्लास होता है, इसमें फंक्शन का भी आप नाम रख रहे हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, फंक्शन का भी तो आप नाम रखते हैं। वेरिएबल का नाम आप ऑलरेडी रख रहे हैं। सारा किस में आएगा? आइडेंटिफायर में आएगा। आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। अब ये हमको कौन बताएगा कि वेरिएबल नेमिंग के कौन कौन से रूल होते हैं? 3 रूल्स होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? पहले तो वेरिएबल मस्ट नॉट बी कीवर्ड। हाँ, वेरी गुड। कीवर्ड नहीं Also- होना चाहिए। देखिए देखिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाए, पूछेगा जरूर। हाँ, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहला रूल हो गया। दूसरा, सेकंड, फिर must variable name must be only letters or numbers and underscores. वेरी गुड वेरी गुड। तो और लेटर भी सर बीच में आए, फर्स्ट पोजीशन पे ना सर, सॉरी नंबर्स जो हो वो मतलब कहीं बीच में आए, फर्स्ट पे नंबर ना हो। हाँ बिल्कुल। दूसरा नियम ये है कि ये जो आपका वेरिएबल का नेमिंग होगा वो 3 चीजों का मिक्सचर होता है। कौन कौन से चीजों का? कैरेक्टर, पहला चीज है कैरेक्टर, दूसरा चीज क्या है बच्चों? नंबर, और तीसरा चीज क्या है? अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल। तीसरा रूल, जैसा कि स्वाति ने बताया कि पहला पोजीशन, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे A1, इट इज करेक्ट। AB1, it is also correct. A1B, it is also correct, but 1AB is not correct. क्यों? क्योंकि तीसरा रूल, जैसा स्वाति ने बताया, फर्स्ट पोजीशन पे नंबर नहीं हो सकता किसी भी कीमत। समझ में आया? ये वेरिएबल नेमिंग का वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। और एक भी तो होता है। केस हिस्ट्री तो होता ही है, लेकिन वो रूल नहीं है। वो रूल नहीं है। आप कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पूरा कैपिटल ले सकते हैं, पूरा स्मॉल ले सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब मैं भी बता रहा हूं। तो ये समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे लिख दें बच्चों A_B, तो इट इज करेक्ट और नॉट? Yes, sir. करेक्ट है। Correct है।
अगर हम इसको ऐसे लिख दें अंडरस्कोर ए बी तो करेक्ट है? करेक्ट। यस सर। क्यों करेक्ट है? क्योंकि रूल ये है कि पहले पोजीशन पे नंबर नहीं होना चाहिए और ये पहले पोजीशन में हमने अंडरस्कोर लगा दिया। तो ऐसे तो यहाँ कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब ये देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है और इसका कोई मतलब नहीं निकल, लेकिन मैंने इसको दिखाया करके कि अंडरस्कोर ट्रीटेड एज ए कैरेक्टर इन पाइथन, मतलब पाइथन में अंडरस्कोर को कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम अंडरस्कोर को क्या कर सकते हैं बताइए फटाफट, यूज कर सकते हैं। समझ में आया सबको कि नहीं? बताइए बच्चों, जी सर। आ रहा है सबको? तो आपको मैंने यहाँ पे ये जो है ये सही रिवीजन जा रहा है। अब ये लिटरल क्या बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू, मतलब अगर आपने a इक्वल टू 2 दे दिया तो 2 का जो एड्रेस है a में स्टोर हो गया, दैट इज अ लिटरल। ऑपरेटर कौन कौन सा बच्चों? ऑपरेटर में आपके कई सारे ऑपरेटर आएंगे। ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर है? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसमें 2 ऑपरेंड होता है, जैसे a प्लस b, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक में ये वाला जो है ये बाइनरी है, जो 2 ऑपरेंड पे होता है, एक यूनिरी होता है जैसे प्लस a माइनस a, जो कि एक ऑपरेंड पे लगता है कि नहीं है? बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? और अगर एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या? जिधर का मुंह खुला हुआ हो, देख रहे हैं ना, मतलब a क्या है? बड़ा है b से, कंफ्यूजन नहीं ना हो रही है? a इज ग्रेटर देन b, यानी कि जिधर खुला हुआ है वो क्या है? बड़ा है। a इज ग्रेटर देन b, आ रहा सबको ना? हाँ सर। और a, ये क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? ग्रेटर देन क्या लिखा? a लेस देन बी। अरे कॉन्फिडेंटली बोलिए भाई आप लोग, a लेस देन बी। अच्छा एक चीज मैं देखो, ये क्या लिखा बच्चों? ये देखिए, ये क्या है? ए नॉट a इज नॉट इक्वल टू b, वेरी गुड। और ये क्या है जरा इसको बताइए तो? इक्वल इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? देख रही है। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, a सर डबल असाइन कर रहा है वो। हाँ वेरी गुड, प्रवीण बोले। अच्छा अब हाँ, a डबल इक्वल टू b और a इक्वल टू b में डिफरेंस क्या है? सर पहला वाला चेक कर रहा है, दूसरा वाला असाइन कर रहा है वेरी वैल्यू। गुड वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों क्या है? a इज इक्वल टू b, इसका मतलब कि जो a में वैल्यू है क्या वो b के बराबर है? एक पहले इसका मतलब ये ध्यान से समझिए बच्चों, जिसको आ रहा हो तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो भी एकदम कार्य समझ ले। इसका आंसर अगर वाइवा में पूछा गया तो बताएंगे। पहला वाला जो a डबल इक्वल टू b लिखा है, इसका मतलब क्या a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है? और दूसरे का मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू b का मतलब क्या है कि b की वैल्यू को एक a नाम के वेरिएबल में असाइनमेंट हो रहा है, b की वैल्यू को a नाम के वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? बताइए फटाफट। यस सर। आया ना? देखिए बहुत बहुत बेसिक, क्योंकि भैया देखिए मैं आपको एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, तो आपको जरा सा भी हेजिटेशन हो तो पूछ लीजिए फटाफट। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर मैं बोलता हूं a इज ग्रेटर देन b और एक होता है इसमें ऑपरेटर एंड, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? और यहां पे इफ लगा हुआ है, कोई बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ? ए बी ए बड़ा होना चाहिए बी से, और सर ए 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इफ चलेगा। एंड लगा हुआ है तो, अगर एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ही, ये कंफर्म है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। एंड का मतलब both these two conditions have to be true, very important है। कोई बोल नहीं रहा भाई? आदित्य, सौरभ, यस सर। आनंद, चलोगा ना? यस सर आ रहा है। और हाँ अच्छा सर। अच्छा और लगा दिया तो क्या बच्चों? एक कंडीशन एक भी ट्रू रहेगा हो जाएगा। कोई एक भी चलेगा तो कोई ट्रू हो भी जाएगा। बहुत अच्छा, तो आपको बहुत बढ़िया रिवीजन आ रहा है बच्चों, मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये कि कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो तो आप जरूर बताइए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ज्यादा समय नहीं बचा, 5-6 मिनट है, तो आज के रिवीजन में मैं बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर उसके बाद बच्चों कल आपको लूपिंग और इफ सबके बारे में भी हम लोग डिटेल में चलेंगे, एकदम एक एक स्टेप। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्या आप लोग स्वैपिंग का क्वेश्चन जानते हैं कि नहीं? यस हाँ सर। जानते हैं आप? ठीक है। अब आप जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि अगर हमने a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a कर दिया तो इससे क्या हो जाता है?
अगर हमने ए ऐसे की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में चली तो इससे जाएगी। स्वैपिंग हो जाती है? नो सर। नहीं होती। तो क्या सर क्या होता है इससे? नहीं सर, फिर सर एक वैल्यू स्वैप हो जाएगी तीसरा दूसरी। वेरिएबल लेने के बाद तो हाँ, दोनों में एक ही वैल्यू आ जाती है। ये ध्यान दिए है कि नहीं आप लोग ना? यस सर। क्यों? अभी क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ए नाम का कंटेनर है और ये बी नाम का कंटेनर है। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मैंने ए में 1 दिया और बी में 2 दिया, तो अगर ये चला तो बी की वैल्यू, अगर यहाँ देखिए 2 है, तो अगर बी की वैल्यू को मैंने ए में डाल दिया तो ये बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। तो इसका मतलब कि अब ये 1 को काट के 2 हो जाएगा, ठीक है ना? और फिर ए की वैल्यू अगर बी में मैंने रखता हूं तो ये 1 में तो अब 2 हो चुका है। समझ रहे हैं बात की नहीं? तो बी में भी क्या हो जाएगा, वही वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो दोनों में क्या क्या वैल्यू आ गई बच्चों? 2 2। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसलिए हम लोग थर्ड वेरिएबल लेके इसमें स्वैपिंग करते थे, ये आपको याद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्ड वेरिएबल लेके जब हम लोग स्वैपिंग करते हैं तो क्या होता है, ए बी और सी। तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, तो मालूम है सी में हम ए की वैल्यू को स्टोर कर लेते थे पहले ही। मतलब अगर ये देखिए 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो अगर हमने ए सी इक्वल टू ए कर लिया तो ये वैल्यू इसमें आ गई, स्टोर हो गई। मतलब हमने इस वैल्यू को ओवरराइट होने से पहले ही सेफली रख लिया। ध्यान समझिए, मैं इसको किसी खास कारण से आपको बता रहा हूं आज। उसके बाद क्या करते थे, अब हम ए में बी की वैल्यू रख लेते थे। तो अब बी की वैल्यू यानी कि जो 2 थी वो इसको ओवरराइट कर जाती थी। अब फिर क्या करते थे बच्चों, बी में हम सी की वैल्यू रख लेते थे, यही था ना? तो सी की वैल्यू जो है यहाँ पे जो हम लोग सेफली रखे थे, इसको वो इधर आ जाती थी, यानी 2 1 हो जाता था, यानी उल्टा हो जाता था। क्लियरली बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए जितनी से। यस सर। लेकिन Yes, पाइथन में एक Yes, sir. फीचर दे दिया बच्चों, पाइथन में एक फीचर दे दिया, a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। आप देख रहे हैं? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही लाइन में इसको आपको करने की डायरेक्ट फैसिलिटी। स्वैपिंग। हाँ, इसको एक ही लाइन डायनेमिक में। टाइपिंग। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहा है साहब? क्योंकि आप बोल रहा है कि ये बी की वैल्यू ए में गई और ए की वैल्यू बी में चली गई एक ही लाइन में, और हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है ये। हाँ सर। तो Yes, इसका sir. रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या रीजन है भाई कि एक ही लाइन में, अगर आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में, तो अगर आपने जैसे बी की वैल्यू को ए में रखा, अब पाइथन में भी ये करेंगे तो नहीं होगा, पाइथन में भी ये करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन एक ही लाइन में हो जाता है। उसका क्या कारण? जबकि देखिए बी की वैल्यू आपने जैसे ही ए में रखा तो यानी कि ए की वैल्यू चेंज होके हो जानी चाहिए थी, वही वैल्यू बी में आनी चाहिए थी। समझ रहे हैं बात की नहीं? बोलिए। लेकिन ये करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये करेंगे तो पाइथन में आ जाएगा। और केवल ये ऐसे लिखना पाइथन में ही अवेलेबल है, अलाउड है, और किसी लैंग्वेज में अलाउड भी नहीं है ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि पाइथन में म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें रेफरेंस रखता है। और दूसरी बात ये कि ये लाइन के एग्जीक्यूट, जब तक आप इसको दूसरी लाइन पर नहीं ले जाएंगे, ये मेमोरी में वो चीज नहीं करेगा। इसके पहले वो स्टैक में रखा रहता है। मतलब जैसे आपने बी की वैल्यू को ए में रखा और ए की वैल्यू को बी में रखा, तो वो जो बी की वैल्यू एक में वो ओरिजिनली ट्रांसफर नहीं करेगा, वो स्टैक में रखा रहेगा। और जब आप लाइन नीचे करेंगे तो वो उसको क्या कर लेगा, फिक्स कर देगा। इस वजह से ये हो पाता है। क्लियर होगा कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब कि एज ए 12th स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये पाइथन का एक क्वालिटी है म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी वाला। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया आज। अब इस पे हम लोग और इसमें डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपको मालूम है कि स्ट्रिंग जो है हमारा क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? हाँ हाँ, जानवी बताइए। हाँ जानवी बताइए, आप अनम्यूट हो सकती है जानवी चली गई। हाँ बताइए, कोई पूछ रहा था कि म्यूटे। हाँ हाँ जानवी, आवाज नहीं आ रही जानवी? जानवी आवाज एकदम नहीं आ रही मेरे पास। किसी को सुनाई दे रहा है? Network is ओके जानवी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको मैसेज कर दीजिए। तो जानवी ये आप मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसमें आप जो है इसको पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों स्ट्रिंग किस टाइप का डेटा टाइप बताइए फटाफट, कौन बताएगा? immutable. इम्यूटेबल है, मतलब Immutable है। हाँ। और म्यूटेबल आपके कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल है? लिस्ट, और List. और सेट, सेट, वेरी गुड। और Dictionary. डिक्शनरी, ओके।
तो कौन कौन सा? लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, 3 है आपके जो आपके म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल है और बाकी सारे इम्यूटेबल है। कौन कौन इम्यूटेबल आएंगे तब? स्ट्रिंग, टपल, टपल, दोनों इम्यूटेबल है। तो बच्चों कल हम लोग इसके बारे में थॉरली डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, और उसमें और भी मैपिंग वैपिंग के बारे में बात किया जाएगा। और जहां तक आपको मालूम है कि हम लोग इफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल बच्चों यहाँ पे रोक रहा हूं क्योंकि हम लोग